सर मैं एक सेकंड आपको अनम्यूट ऑप्शन कर दूंगा, एक सेकंड सर। सर अनम्यूट योरसेल्फ। यस हुआ। सर ओके, ओके ओके सर। तो अब आवाज सुनाई पड़ रही सबको है? मेरे हाँ को भी यस लंबा सर। हो जाता, तो मेरे को यस फिर सर। से रिपीट करके जी करना पड़ेगा। समाज परिवर्तन आंदोलन के सहकारियों, हम आज 21वीं शताब्दी में समाज परिवर्तन आंदोलन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के संकल्प के साथ पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। हम अपने आप को संकल्पबद्ध किए हुए हैं। आज का ये प्रोग्राम आपको भी संकल्पबद्ध करने के लिए आह्वान करेगा, अपील करेगा, इंस्टिगेट करेगा, मोटिवेट करेगा, और तो और आपको रिजॉल्व कृत संकल्प होने के लिए बाध्य करेगा। और ये कार्यक्रम जो ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट पर जा रहा है, बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन खड़े होने की कोशिश हुई है आज 21वीं शताब्दी में, लेकिन आज कोई भी ये विश्वास से नहीं कह सकता कि हमारा आंदोलन निकट भविष्य में टाइम फ्रेम के अंतर्गत कामयाब होगा। लेकिन पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के जो ट्रेंड एक्टिविस्ट हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ये दावा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि ये निकट भविष्य में विद इन 5 years हम इस मूवमेंट को इतना सशक्त करेंगे कि आप सबको विश्वास होगा कि नहीं, परिवर्तन तो असंभव ही है और बहुत जल्दी हो जाएगा विद इन 5 years। और ये इसका रहस्य क्या है कि जिस चीज को हम भूल गए थे, इतिहास में हमने विस्मृत कर दिया था, उसे भुला सा दिया था, नाम मात्र को धुंधली झलक हमारे सामने रहती थी, वो धुंधलापन को हमने दूर करने की कोशिश करने का संकल्प लिया है और इस धूल को साफ कर कर उसे उजागर करने का हमने काम किया है, एक काम करने का संकल्प लिया है। और वो महापुरुष है महान सम्राट अशोक। इसे हम सम्राट भी शब्द का टर्मिनोलॉजी हम यूज करने की जगह हम महान अशोक कहना चाहेंगे, क्योंकि अशोक ने अपने आप को कहीं भी सम्राट नहीं लिखा है। इतिहासकारों ने उसे एम्परर काम किया, लेकिन इंडियन मनुवादियों ने उसे सम्राट कह दिया। सम्राट इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि सम्राट हिंदू माइथोलॉजी में या ब्राह्मणिकल माइथोलॉजी में, मनुवादी माइथोलॉजी में जो एक घोड़ा छोड़ा जाता था और घोड़ा पूरा और जितना जगह फिर के आ जाएगा वो प्रदेश जीता हुआ माना जाता है, ये किंवदंती या ये प्रिंसिपल महान अशोक के साथ एप्लीकेबल नहीं होता है। इसलिए हम उन्हें महान अशोक से ही गौरवान्वित करना चाहेंगे। और भी शब्द हैं गौरवान्वित करने के, लेकिन ये मनुवादियों का सम्राट, एम्परर का अर्थ हम सम्राट अशोक के साथ जोड़ने को तैयार नहीं है। आप ताजुब करोगे, बाबा साहब के बारे में, डॉक्टर बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपने सुना होगा। इस महापुरुष का आंदोलन तथागत भगवान बुद्ध, महान अशोक, नारायण गुरुजी, ईवी रामस्वामी नायकर, महात्मा फुले, छत्रपति साहू महाराज और स्वयं बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके लिंक्ड जुड़े हुए प्रयासों का परिणाम 20वीं शताब्दी तक हमने देखा। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महानायक कांशीराम जी क्षितिज पर आए और 2003 तक उन्होंने क्रियाशील रूप पर हमें गाइड किया। वो अपने हाथ में बहुत कुछ करके जाना चाहते थे, लेकिन स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया,
स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया, बल्कि हम खुद कारण हैं कि साहब हमारे बीच से जल्दी चले गए। पर लेकिन जाते जाते उन्होंने हमें एक रास्ता दिया कि मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का भारत। और इसी सिलसिले को ध्यान में रख के कि सम्राट अशोक का भारत था कैसा, 21वीं शताब्दी में इसका रेलेवेंसी क्या है, उपयुक्तता कितनी है, उचित कितना है, सार्थक कितना है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम एक पूरे साल भर देने की कोशिश करेंगे। आज ये पहला मौका है जिसके आधार पर हम आप लोगों को एक नया अशोक इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। बाबा साहब के अपने ग्रंथों को देखा होगा कि बाबा साहब ने अपार ग्रंथ लिखा है और उनका एक एक वॉल्यूम पढ़ने में न जाने कितना गागर में सागर भरा हुआ है। एक एक छोटा छोटा चैप्टर पढ़ने में अच्छे अच्छे विद्वानों को पसीना आ जाता है। और बाबा साहब का लेखन से भारत का ही बुद्धिजीवी चकित नहीं है, बल्कि विश्व का बुद्धिजीवी भी अचंभे में है कि इतनी विद्वता वाला महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन जहां हम अशोक को देखते हैं, उसके लगभग 33-34 शिलालेख के रूप में हमारे को पास उपलब्ध है। 300 के आसपास, 400 के आसपास शिलालेख मिले, टूटे फूटे, पढ़े अनपढ़े, लगभग 33-34 के आसपास के शिलालेख कुछ का वाचन हो सका है। और जिस शक्तियों ने अशोक को चकनाचूर करके जमीन दोस्त करने की कोशिश की थी, अब वो उनकी कोशिश कुछ हद तक सफल भी रही, कामयाब भी रही। लेकिन हमें शुक्रिया करना होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कि उनके आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग यहां पर आए और उन्होंने अशोक को जिंदा कर दिया। बाबा साहब 1891 में जन्मे। उस समय तक अशोक के बारे में पूरे विश्व में अद्भुत चर्चा थी, पूरे विश्व में अद्भुत चर्चा थी। और इस चर्चा में जितनी बात अभ्यास हो रहा था, उसमें नई नई चीजें उखड़ के आ रही थी। विश्व के इतिहासकार इन्हें अलग अलग ढंग से समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि भाषा पहली बार पढ़ी गई। लगभग 2300 साल के इतिहास में ये पहली बार 1837 के आसपास जेम्स प्रिंसेप ने इस भाषा को पढ़ा। अशोक ने अपने शिलालेखों में इस भाषा को धम्म लिपि बोला है, अशोक लिपि बोला है। लेकिन अंग्रेज लोगों को ये चीजें ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए मद्रास में एक घटनाक्रम में इसकी नाम की चर्चा हुई, इसको नाम क्या दिया जाए। तो अंग्रेजों ने यहाँ के इंटेलेक्चुअल क्लास कहलाने वाले, जिसे बाबा साहब ने कभी भी इंटेलेक्चुअल क्लास माना नहीं है, उन ब्राह्मण समुदाय के बुद्धिजीवियों से पूछा कि भाई इस भाषा का नाम क्या दिया जाए, क्योंकि ये तो श्रेष्ठतम भाषा है और हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है, इसको क्या है। तो हमारे में सबसे श्रेष्ठतम कौन है? तो श्रेष्ठतम तो ब्रह्म है, तो इस भाषा का नाम ही ब्रह्म लिपि दिया जाए। अंग्रेजों ने मान लिया, तब से ब्रह्म से एक ब्राह्मी लिपि हो गया। इसमें एक एक शिलालेख एक एक वॉल्यूम के बराबर का है, क्योंकि इस पर चिंतन मनन ही नहीं हुआ। और तो और 1950 के बाद इसके शिलालेखों का रीइंटरप्रिटेशन बंद सा कर दिया गया, क्योंकि मनुवादियों को डर था
कि अगर अशोक को हमने और उजागर कर दिया तो परिवर्तन बहुत तेजी से हो जाएगा। एक और बाबा साहब ने हिंदू धर्म त्याग करने की घोषणा कर दी थी। इससे और घबराहट थी कि अगर अशोक को और ज्यादा प्रसारित कर दिया जाए तो ये अशोक का भूत ही हमारे मनुवादी व्यवस्था को तहस-नहस कर देगा। इस डर से 1950 में राष्ट्र चिन्ह के रूप में स्वीकार तो कर लिया, तिरंगे में चक्र भी आ गया, लेकिन 55 के बाद अशोक पर रिसर्च होना भारत में बंद सा हो गया, संशोधन होना बंद हो गया और इसलिए हमें अशोक समझने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी जाती है, क्योंकि जो अंग्रेजों ने समझा और उसको अनुवाद के ढंग से पूना ब्राह्मण ने, कलकत्ता ब्राह्मण ने जो अनुवाद किया वो बहुत कुछ भ्रष्ट किया। मैं बहुत होश आवाज से बोल रहा हूं कि अनुवाद सही नहीं हुआ है। हमने अशोक की नजर से वो शिलालेखों का अभ्यास नहीं किया गया। हमने क्या समझा है, जैसे बाबा साहब ने एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज कहा, हमने इसका शाब्दिक ट्रांसलेशन कर लिया, एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज। सीखो, सिखाओ, संघर्ष करो, कराओ, संगठित बनो, संगठित बनाओ, शाब्दिक अर्थ कर लिया। यही बात अशोक के साथ हुई कि उसने जो शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों का जो उस समय 2200 साल के बाद अर्थ निकलता था, उस अर्थ को ले लिया। 2200 साल पहले क्या अर्थ होगा इसका? अशोक सोचता कैसे था, भाषा विज्ञान कैसा था, इस पर हमारी चर्चा नहीं हुई, वहापो नहीं हुआ, एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ। इसलिए वी हैव टू एक्सप्लोर अनएक्सप्लोर्ड अशोका द ग्रेट। वी हैव टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड अशोका द ग्रेट। इसलिए ये पहली स्लाइड पर मैंने जो 23rd वर्ल्ड सेंचुरी ऑफ अशोका द ग्रेट लिखा है, उसके नीचे 3 वर्ड लिखे, 3 फ्रेज लिखे, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक लिटरली, थिंक क्रिएटिवली। क्योंकि ये तीनों बातें, थिंक क्रिएटिवली, थिंक लिटरली, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये अशोक का स्वभाव था। अब इस अशोक के स्वभाव को किन विद्वानों ने पढ़ा? इतिहासकार अपने दृष्टिकोण से, मैं तो हिस्टोरियन नहीं हूं, एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का एक्टिविस्ट हूं। एक्टिविस्ट जिनका अनुकरण करता है, उनको उनके माइंड को पढ़ने की कोशिश करता है ताकि वो इमुलेट कर सके। इमिटेशंस नहीं, इमुलेट, EMULATE, इमुलेट, मतलब डेलिब्रेट एफर्ट्स करके जो चीज वो हमको बताई जा रही है, समझाई जा रही है, उसे हम आत्मसात करके प्रैक्टिकल लाएं, प्रैक्टिस में लाएं। इमिटेशंस में फॉलो टू हायर, चाहे वो डिटो हो पाए नहीं हो पाए, केवल अनुकरण दिखना चाहिए, दिखावा में, और लेकिन तो ये तो इटर्नल चेंज की बात है, इमुलेट। इसलिए अशोक को समझने के लिए हमें ये 3 फ्रेज हमेशा ध्यान में रखना होंगे, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक लिटरली एंड थिंक क्रिएटिवली। हम यहां से इसलिए हमें अशोक को जो इनसाइड द बॉक्स पड़ा हुआ है उसे आउट ऑफ द बॉक्स करना है। अशोक जो इनसाइड द बॉक्स पड़ा हुआ है उसे जितना दिखा है, जितना समझा है, क्योंकि इतिहासकारों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है कि अशोक आज भी रेलेवेंट है, अशोक आज भी रेलेवेंट है। ये अंग्रेज लोग इसका ट्रांसलेशन करते समय इस बात को बार बार रिपीट कर रहे थे, यानी आज से 2200 साल पहले रिपीट है, तो अशोक 2300 साल में भी
2200 साल पहले अशोक रेलेवेंट है, तो 100 साल के बाद भी फिर अशोक रेलेवेंट होगा। तो हम आज भी अशोक को रेलेवेंट मान रहे हैं और पे बैक टू सर सोसाइटी। यस। सर एक सेकंड, मेरा साथियों से निवेदन है कि स्क्रीन शेयर को आप कुछ भी डिस्टर्ब ना करें। आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके मोबाइल में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो आप पीपीटी दिखा रहे हैं, ये पीपीटी आपको एक दो दिन में खुद मुहैया करा दूंगा। आप उसके लिए इसको शेयर करने की कोशिश मत करिए, स्क्रैच आ जाएंगी पूरे कार्यक्रम में, गड़बड़ हो जाएगा। ओके सर, कमॉन सर, प्लीज आप लोग इसको शेयर करने की कोशिश ना करें। तो साथियों, जिस अशोक को हम 23वीं जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं, हमने आप सामने स्क्रीन पर उस अशोक को प्रोजेक्ट किया है। व्यक्तित्व से, चित्र से भी दिखना चाहिए, चित्र से प्रेरणा स्रोत बनती है। अशोक, उसने इतना त्याग किया, इतना परिश्रम किया, और परिश्रम से ज्यादा एक आगे बड़ा बोलूंगा, पराक्रम किया कि एक वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश किया। ये बात हमें अशोक मालूम नहीं पड़ते, जानकार नहीं होते। और मैं आपको दोहरा चुका हूं कि जिस समय बाबा साहब समाज परिवर्तन आंदोलन की ध्वजा को लेकर समाज का नेतृत्व कर रहे थे, दिशा दे रहे थे, सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहे थे, उस समय इस देश में अशोक पर जबरदस्त लिखान हो रहा था। अशोक पर जबरदस्त लिखान हो रहा था। अंग्रेज लोग तो कर ही रहे थे, पर भारत के सो कॉल्ड हिस्टोरियन, जिसमें कुछ बंगाल के हिस्टोरियन थे, उत्तर प्रदेश के हिस्टोरियन थे, और पूना के हिस्टोरियन थे। ये तीनों जगह, ये तीन प्रकार की मनुवादी शक्तियां हैं जो कहीं ना कहीं देश को गवर्न करने में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। और तीनों जगह से अशोक का इंटरप्रिटेशन हो रहा था, और डर भी रहे थे कि अशोक को कितना प्रोजेक्ट किया जाए। बाबा साहब इस चीज को बहुत गहराई से देख रहे थे। जहां उन्होंने अपने समाज की मुक्ति का रास्ता ढूंढने का प्रयास किया, वहां उन्होंने अशोक महान पुरुष को बहुत गहराई से अभ्यास किया। आगे चल के अशोक, हम बाबा साहब के उदाहरणों को हम देखेंगे, पर यहां पर अशोक को इस चित्र के माध्यम से, आपने बहुत सारी फोटो देखी होंगी, अलग है, यंग अशोक बता रहे, 20-22 साल का नौजवान अशोक कैसे प्रोजेक्ट किया जाएगा आइडल? बरोबर नहीं है। बड़े बड़े लेवल पर वो यंग अशोक पर प्रोजेक्ट कर, वो लगभग 70 साल की उम्र प्राप्त किया हुआ अशोक। हमें अशोक की जन्म के बारे में बहुत ही उजली तस्वीर रखना चाहिए, क्योंकि अशोक के बारे में उनकी जन्म की साल तय नहीं हो पाई। कोई बोलता है 304 बीसी, कुछ 302 बीसी, कोई 300 बीसी, 297 बीसी, और 295 बीसी। अब कितनी बीसी है, साल बताएं इसमें, बिफोर द क्राइस्ट। इसलिए अशोक का जन्मदिन ढूंढ पाना इतिहासकारों की बस की बात नहीं रहा। समाज परिवर्तन आंदोलन के लिए किसी महापुरुष को प्रोजेक्ट करना, उसके जन्म और मृत्यु, उसका ऐतिहासिक सत्य तो बताना होगा। हमने इस पर बहुत कोशिश की, लेकिन इसका बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इसका जिक्र करते हैं, और आखिर आखिर तक जिक्र करते हैं। 1956 से पहले पहले भी अशोक के बारे में जिक्र करते हैं। पूर्व भारत का सपना दिखाते समय भी अशोक का जिक्र करते हैं। तो हमने इस चीज को समझा कि बाबा साहब के माइंड में अशोक कितना गहराई से बैठा हुआ था। जब महाड़ का सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को, महाड़ का सत्याग्रह में वहां पानी पीने के लिए हमारे लोग वहां गए, हजारों की तादाद में।
मनुवादियों ने, मनुवादी व्यवस्था से ग्रसित लोगों ने मूर्खतावश, मैं मूर्खतावश बोल रहा हूँ, मूर्खतावश, मतिहीनता से ग्रसित इन लोगों ने हमारे आंदोलनकारियों को मारा, लाठी पत्थर से मारा, सर फूटे, खून निकला, हड्डी टूटी, बाबा साहब को बाल बाल बचा पाए। उस समय कलेक्टर वहां पे खड़ा हुआ था और वहां एसपी भी खड़ा हुआ था। तो आप सोच सकते हो कि एक जिले का, रत्नागिरी जिले का कलेक्टर महाड़ में खुद उपस्थित होता है, क्योंकि बाबा साहब जैसा विद्वान वहां पर जा रहा है। वो लोग कायल थे और ये क्या करने वाला है इस विद्वान, इसको देखना होगा, कहीं इसके साथ कुछ ऊंच नीच नहीं हो जाए, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम पर हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट पूछ सकती है। इसलिए उसको गवर्नर जनरल से ऑर्डर था, वो कलेक्टर खुद ब खुद महाड़ के तालाब के पास था। मारपीट हुई, इस सारी घटनाक्रम को देखा, उसने एसपी को ऑर्डर दिया कि इसकी एफआईआर लॉन्च की जाए। एसपी बोलता है साहब किसी की कंप्लेंट नहीं है, मैं कैसे एफआईआर लॉन्च करूं? कलेक्टर बोलता है मैं बोल रहा हूं जो देखा वैसा आप एफआईआर लिखो, जो आपने जैसा देख रहे हो मेरे सामने उसको हूबहू वैसे का वैसा लिखो और एफआईआर दर्ज करो। एसपी को एफआईआर दर्ज करना पड़ी, कोर्ट में केस हुआ, जिन लोगों ने मारपीट में नाम उजागर हो गए थे उनको पकड़ा गया। कोर्ट के 4 महीने कोर्ट केस चला, अगस्त के आसपास इसका डिसीजन आया और उसमें से 4 महीने की 2 लोगों को सख्त मजूरी की सजा हुई। इसने बाबा साहब के मॉरल को बहुत बढ़ा दिया। जो चर्चा का माइंड में विचार कौंध रहे थे, बाबा साहब को एक नई अपॉर्चुनिटी दे दी, बेशक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी बाबा साहब को दी। और उन्होंने दिसंबर 25, 26, 27 दिसंबर को 3 दिन का महाड़ में फिर अधिवेशन बुलाया और इस पानी तालाब के बारे में चर्चा करने के लिए, वही तालाब के बारे में सरकार का निर्णय हो गया है कि वहां का हम पानी पी भी सकते हैं और जिन्होंने हम पर अत्याचार किया है उन्हें सजा भी ब्रिटिश सरकार ने दी है। इसका आकलन करने के लिए, इस बात की पड़ताल करने के लिए और भविष्य का नियोजन करने के लिए कि हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है, हम अपने आप को इंसानियत जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए 3 दिन का अधिवेशन बुलाया। 3 दिन का, छोटा अधिवेशन नहीं, 25, 26, 27 दिसंबर 1927। अब ये 3 दिन का अधिवेशन की शुरुआत 25 दिसंबर से होना थी। कैसे शुरुआत की जाए, आप ताजुब करोगे। बाबा साहब के ने जो अमेरिका में पढ़ा, इंग्लैंड में पढ़ा और भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा जो भी चर्चा हो रही थी, और उसी समय 1923 में डी डी आर भंडारकर है क्या, अ, 1 मिनट में किताब का नाम है, डी आर भंडारकर, ये पुस्तक का प्रकाशन हुआ, पूना ब्राह्मण, लेकिन ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड था। इसने 1898 से पुस्तक लिखना शुरू की और 1923 के आसपास की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई। बाबा साहब को मालूम नहीं होगा ऐसी बात नहीं। और बाबा साहब ने बहुत सोच विचार करके 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति नाम के ग्रंथ से, जिसने हमारे को जन्म जन्मांतर की गुलामगिरी में ढकेला, अमानुष स्थिति में जीने को बाध्य कर दिया, उस ग्रंथ को जलाकर इन 3 दिन के अधिवेशन का उद्घाटन हुआ। मनुस्मृति को जलवाकर 3 दिन का अधिवेशन हुआ। किस प्रकार के 3 दिन का अधिवेशन हुआ, प्रत्यक्षदर्शी तो हम है नहीं, लेकिन फिर भी जो कुछ हमने सुना, वहां के प्रस्ताव और ठहराव कहते हैं मराठी में, रेजोल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में, वो प्रस्ताव पास हुए और उस समय कुछ का जो न्यूज प्रकार हमको पढ़ने को मिली, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बाबा साहब ने बहुत दूर की बात सोचकर, डीप विजन के बाद, वाइडर लेंस कैमरा से देखते हुए मनुस्मृति को जलवाया। क्योंकि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने बोला कि
भारत में एक ही पीरियड है, दैट पीरियड वाज द फ्रीडम, ग्रेटनेस एंड ग्लोरी, मतलब आजादी का पीरियड, महानता का पीरियड और गौरव का पीरियड, ग्लोरी। और ये पीरियड है अशोक आदि ग्रेट का, क्योंकि इस पीरियड में ही बहुजन समाज के सारे अवसर खुले, उससे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रगति के तमाम रास्ते खुले, और इसलिए वो अपने बलबूते पर इस देश में तरक्कीवान बना और इस देश का हुक्मरान बना और शासन किया। ये बात बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखते हैं। और इससे दूसरी कि बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाई, यहां पर सिद्ध होता है कि बाबा साहब इस पीरियड को सबसे ग्लोरियस पीरियड कहते थे, और इतिहास में इसको दफन कर दिया गया था, अंग्रेजों ने इसे निकाल दिया है। इसलिए मेरी ओर से क्या बात होना चाहिए कि जिसने अशोक को दफन किया है उस कारण को मुझे जलाना होगा। बाबा साहब ने 25 दिसंबर को शाम को अधिवेशन जो शुरू हुआ, पहला सत्र, उसमें मनुस्मृति को जलाकर इस शुरुआत की गई। इसका अर्थ हम क्या लगाएंगे, इसका अर्थ हम क्या लगाएंगे, आप क्या लगाओगे? अम्बेडकराइट बुद्धिजीवी ने क्या अर्थ लगाना चाहिए? अशोक ने जितनी बड़ी क्रांति की, आज ये बी.एम. बरुआ नाम के इतिहासकार, जिसने डी.आर. भंडारकर के बाद 1946 में अशोका एंड द इंस्क्रिप्शन एंड हिज इंस्क्रिप्शन नाम का ग्रंथ लिखा, तो उसमें बी.ए. स्मिथ हो या और दूसरे भी, बी.ए. आप्टे हो या डी.आर. भंडारकर हो, इवन डॉक्टर राधाकृष्ण मुखर्जी हो, इतने सारे ग्रंथ, इतिहास अशोक के ऊपर लिखने वाले ग्रंथों का संस्मरण उन्होंने जो चिंतन किया, सोचा, और सारे उद्धरणों को, रेफरेंसेस को काउंट करके जो ग्रंथ लिखा, वो 2 भागों में है, अशोका एंड हिज इंस्क्रिप्शन। इस पुस्तक को मैं जहां तक मैं समझता हूँ, रेफरेंस करना, अगर एक पुस्तक अगर को आपको पढ़ना है तो बी.एम. बरुआ की एक पुस्तक को जरूर पढ़िए। तमाम पुस्तकें विदेशों के विद्वानों की, इंडिया के विद्वानों की जगह बी.एम. बरुआ की। और एक पुस्तक और है, आनंद W.A. गुरुग, जो श्रीलंका का बहुत बड़ा विद्वान एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने लिखा 9, वो पुस्तक आज उपलब्ध नहीं है। वो पुस्तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमारे सामने बी.एम. बरुआ सबसे ज्यादा उपयोगी है। इसी पुस्तक से आज आपके सामने कुछ उद्धरण, कोटेशन अशोक के शिलालेख से उसने अपने पुस्तक लिखने से पहले पृष्ठ पर ये लिखे। मैं शॉर्ट में इसको पढ़ूंगा। डूइंग गुड वर्क इज डिफिकल्ट, ही हु डज इट फर्स्ट डज ए डिफिकल्ट थिंग। जो भी कोई अच्छा काम करता है, सर्वप्रथम वह बहुत कठिन काम करता है। हम अच्छा काम को सरल सोचते हैं, और अशोक अपने शिलालेख में बोलता है कि कठिन काम, अच्छा काम करना कठिन काम है, इसीलिए हम कठिन काम से बचते हैं, इजी गोइंग हो जाते हैं, और इस कमजोरी का फायदा उठाकर मनुवाद ने हम पर एक गुलामगिरी ला दी। देयर इज नो ग्रेटर ड्यूटी देन द डूइंग गुड टू द होल वर्ल्ड। संसार के लिए अच्छा करना, उसके कल्याण का काम करना, इससे बड़ी ड्यूटी और कोई नहीं है। नस्ति ही कम तरम सर्वलोक हितत्व, नहीं है कोई श्रेष्ठ कार्य सर्वलोक हित से बढ़कर। ये अशोक का तमाम विद्वानों ने ये दूसरे सेंटेंस को हिंदी, अंग्रेजी में बार बार अपनी किताब के प्रथम पृष्ठ पर लिखा है। नथिंग notwithstanding his extensive charity, he who has no self-control, purity of sentiment, gratitude and strong devotion is very low.
ऊंच नीच की डेफिनेशन यहाँ पे अशोक बोल रहा है कि जिसको आत्म संयम नहीं है, जो ढंग से नहीं रहता है, प्योरिटी ऑफ सेंटिमेंट, अपने भावनाओं को शुद्ध नहीं रखता है, बुरी भावना रखता है, उसका सही ढंग से डिवोशन नहीं है, वही वेरी लो है, हीन है वो। देयर इज नो सच गिफ्ट दैट ऑफ धम्मा, नो सच एसोसिएशन दैट ऑफ थ्रू धम्मा, नो सच डिस्ट्रीब्यूशन एज सच दैट ऑफ धम्मा, एंड नो सच कनेक्शन एज दैट थ्रू द धम्मा। अभी धम्मा शब्द को यहाँ पर आगे चल के हम आपको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे धम्मा का मतलब है मॉरल ड्यूटीज, समाज निर्माण करने का जज्बा। ऐसा धम्म लोगों को समझाया जाए, दिया जाए, जीवन जीने का मार्ग बताया जाए, इससे बड़ी गिफ्ट और कोई नहीं। इससे बड़ा सहयोग कुछ नहीं है, इससे बड़ा दान कुछ नहीं है, और इससे बड़ा संबंध रिलेशन भी कुछ नहीं। वो धम्म है। कितना बड़ा फिलॉसफी दे रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सम्राट अशोक का एक एक शिलालेख एक एक वॉल्यूम के बरोबर का है। इसको इतना ज्यादा हमें एलोबरेट करना है। मे देयर बी ग्रोथ ऑफ ऑल सेक्ट इन मैटर एसेंशियल, जो जीवन के लिए आवश्यक है। झूठ नहीं बोलना, बुरी नजर से किसी को नहीं देखना है, शोषण नहीं करना है, दूसरे के अवसरों को नहीं छीनना, हर एक को बेहतर जीवन जीने के लिए रास्ते बनते रहना चाहिए। ये सभी संप्रदायों का विकास का कारण है। जो इसको नहीं चलता है उसका विकास नहीं होता है। मे ऑल सेक्ट बी वेल इन्फॉर्म एंड इनहेरिटर ऑफ नोबल ट्रेडिशन। और सभी संप्रदायों में, सभी धर्मों में बोलो, ये अच्छे नोबल आदेश बने हुए हैं, उन पर ही चर्चा होना चाहिए, उन्हीं पर चर्चा होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति कटुता वाली बातें नहीं होना चाहिए। दैट इंडीज इज टू बी कंसिडर्ड बेस्ट ऑफ कॉन्केस्ट विच इज द कॉन्केस्ट बाय पिटी। पिटी मीन्स धम्मा। सबसे अच्छी विजय धम्म विजय है। सबसे बड़ा दान धम्म दान है। यहां पर आप बौद्ध धर्म को अनायास ना ले लें, क्योंकि जिस तरह से बाबा साहब ने बुद्धा है धम्मा लिखकर त्रिपिटक से भी बहुत आगे की बात कह दी, ऐसे ही आज से 2300 साल पहले अशोक ने अपने ढंग से देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने री इंटरप्रिटेशन किया और अपनी खुद की आइडियोलॉजी डेवलप की, प्रिंसिपल डेवलप किए, फिलॉसफी डेवलप की। नोबडी हैज रिटन फिलॉसफी ऑफ अशोका द ग्रेट, nobody written education philosophy of Dr. Baba Ambedkar, education philosophy of Ambedkarism. So अशोका की इसी प्रकार से उसके दर्शन को, उसके जीवन दर्शन को अभी तक किसी ने नहीं लिखा है। ये अशोक को अगर हमें, बाबा साहब ने तो केवल निमित्त से जलाया था मनुस्मृति को, पर प्रतीक था कि जैसे ही मनुस्मृति जली अशोक फिर हमारे सामने पैदा हो गए। इसीलिए हम इस 25 दिसंबर को कॉन्सेप्चुअल बर्थडे ऑफ महान अशोका द ग्रेट, कॉन्सेप्चुअल बर्थ ऑफ अशोका द ग्रेट हम माने हैं। इसीलिए हमने लक्ष्य रखा है, और ये हमने लक्ष्य उसके इसेंस को समझ। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस कैसे गई होगी? हेलो जी सर।
ठीक। Power on. जी साथियों, कुछ आवाज में कुछ प्रॉब्लम है और साहब का वॉइस नहीं आ रहा है इस समय। मैं अभी बात कर रहा हूँ उनसे और अभी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी जोड़ने की कोशिश करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम है उसमें, वॉइस में।